गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। भगवान महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोखा के ई लर्निंग एप्लीकेशन में मैं मीनाक्षी जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज का उदय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले आपने क्लास 6, 7, 8 में भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इस चैप्टर में विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं इससे पहले के भारत की बात करूं, इससे पहले जैसे हमारा प्राचीन भारत, फिर हमारा मध्यकालीन भारत, फिर हमारा आधुनिक भारत रहा है, तो उनका अपना अपना एक इतिहास भी रहा होगा। ऐसे ही संपूर्ण विश्व का एक अपना इतिहास रहा है। तो उसके कुछ पॉइंट्स आपकी बुक्स के अंतर्गत भी है। तो उसी में से जो आज आपका फर्स्ट चैप्टर मैं ले रही हूँ, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज का उदय, उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। अब मैं इसे बहुत घुमा फिरा कर तो आपको बताने वाली नहीं हूँ, मैं आपको आज बहुत इजी तरीके से इसको समझाऊंगी, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं, चलिए हम अपने और इजी बनाते हैं, हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो हम ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ का एक व्यक्ति केवल अपनी मनमानी कर रहा है। वह बोले उठो तो उठो, वो बोले सो तो सो, वो बोले खाओ तो खाओ। तो क्या आप इसे सहन करेंगे? नहीं करेंगे। अब इसी जगह आप एक ऐसे देश के बारे में सोचिए जहाँ खाने की रोटी पर भी टैक्स लगा हो, जिन्हें खाने के लिए भी उन व्यक्तियों को, वहाँ की जो जनता है, उनको कीमत चुकानी पड़ रही है। चलिए अब मैं आपको इसे इस तरीके से समझाती हूँ कि आप एक टॉफ़ी को खरीदे, यानी कि 1 रुपए की टॉफ़ी को खरीदने के लिए आप मार्केट गए, ठीक है। अब वहाँ पर शॉपकीपर ने आपको बोल दिया कि भाई इस टॉफ़ी का तो सरकार ने दाम बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया, क्या आप उस टॉफ़ी को ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। आपका मन करेगा, क्योंकि आपकी मनपसंद टॉफ़ी है, आप उसे खाना चाहते हैं, खाने के लिए आप मार्केट गए लेने के लिए ही, पर अब शॉपकीपर ने ये बोल दिया कि नहीं भाई, ये टॉफ़ी तो अब 100 रुपये की हो गई है। अब 1 रुपए की टॉफ़ी की आप 100 कीमत कैसे दे सकते हैं? तो यह तो बात केवल आपकी टॉफ़ी की है। अब ज़रा आप उस देश के बारे में सोचिए जहाँ जो मुख्य खाद्य पदार्थ, उनका जो पाव रोटी है, उस पर भी टैक्स लगा दिया है। तो वहाँ की जनता अब कैसे खाए? मतलब जो खाद्य पदार्थ, उनका जो पाव रोटी है, वो उसे कैसे खाए? आपकी तो बात केवल एक टॉफ़ी की है। जी हाँ, हम फ्रांस देश की बात कर रहे हैं। उस वक्त का जो शासक लुई 16 था, उसने अपनी इतनी तानाशाही कर रखी थी वहाँ पर। वह बोल रहा था कि जो राज्य है वह मैं ही हूँ, संपूर्ण राज्य मैं ही हूँ, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा, जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होगा। वह अपनी तानाशाही कर रहा था। तो यहाँ से ही जो फ्रांसीसी क्रांति की जो पृष्ठभूमि है वह तैयार होती है। अब इस फ्रांसीसी क्रांति जो है, उसने संपूर्ण विश्व की क्रांति जो थी उस पर कैसे प्रभाव डाला, इसमें ऐसी क्या क्या बातें हुई, अच्छी बातें हुई, जिसको हमने अपने देश में भी अप्लाई किया। इस फ्रांस की क्रांति के क्या आर्थिक कारण थे, क्या वैचारिक कारण थे, क्या धार्मिक कारण थे, तो उन सब का अध्ययन हम आज इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट करने वाले हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा अध्याय है, पर मैं आपको इसे बहुत पॉइंट टू पॉइंट इजी तरीके से आज पढ़ाने वाली हूँ और आपको लर्न भी कराने वाली हूँ, ओके। अब मतलब जो ये फ्रांस की क्रांति है, वो जिस शासक यानी कि जिस राजा के शासन काल में हुई थी, तो वो तो था लुई 16। लेकिन अगर हम इससे पहले के शासक की, यानी कि लुई 14 और लुई 15 की बात करते हैं, कि जो लुई 14 था, तो लुई 14 भी जो था, उसका भी शासनकाल कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ कुछ अच्छा था, बट उसने भी अपनी तानाशाही की थी। उसके बाद लुई 15 आया, तो लुई 15 जो था वह तो पूर्णतः अयोग्य शासक था, उसने भी अपनी तानाशाही मचा रखी थी। उसके बाद जो ये जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, जो जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं, तो जो लुई 16 थे, उनके बारे में आज हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं आपको इसको पॉइंट टू पॉइंट समझा रही हूँ, तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं, ओके। अब हम इस चैप्टर का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बात है सन 1774 की।
राजवंश। उस समय फ्रांस पर बुर्बो राजवंश का शासनकाल था तथा उस समय लुई 16 वहां का शासक था। उसकी आयु 20 वर्ष की थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। जब लुई 16 का राज्याभिषेक हुआ तब राज्य की स्थिति कैसी थी? उसने संपूर्ण राज्यकोष खाली पाया। जब लुई 16 का राज्याभिषेक हुआ था तब उसने अपना जो संपूर्ण राज्यकोष है वह खाली पाया। क्यों पाया? क्योंकि जो फ्रांस था वह लंबे समय तक युद्ध कर रहा था, जिसके कारण फ्रांस के जो वित्तीय संसाधन थे यानी जो आर्थिक संसाधन थे वह नष्ट हो चुके थे। तो अब हम राज्यकोष के खाली होने के कारण पढ़ेंगे। लुई 16 का जब राज्याभिषेक हुआ था तब राज्यकोष खाली क्यों था? फर्स्ट पॉइंट, फिजूल खर्ची। वर्साई के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत को बनाए रखने के लिए बहुत फिजूल खर्ची की। अब राजा है तो विशाल महल तो होगा। तो लुई 16 ने क्या किया था? अपना जो वर्साई का महल था जो आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं उसकी शानो शौकत को बनाए रखने के लिए अपना राज्यकोष का बहुत सारा धन व्यर्थ खर्च किया था। सेकंड पॉइंट है अमेरिका की सहायता। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को अपने साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। लुई 16 ने अपने शासनकाल में जो फ्रांस का शत्रु था ब्रिटेन, वही अमेरिका का भी शत्रु था। तो लुई 16 ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों यानी 13 राज्यों को आजाद कराने में अमेरिका की सहायता की। अब हम पढ़ेंगे राज्यकोष खाली होने के दुष्प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट है फ्रांस पर कर्ज। अमेरिका युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ था। लिब्रे जो थी वो उस टाइम की करेंसी हुआ करती थी। जैसे अभी इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया। लिब्रे को सन 1994 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और अभी फ्रांस की जो करेंसी है वह यूरो है। सेकंड पॉइंट है ब्याज की मांग। कर्जदाता सरकार से 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। यानी फ्रांस की सरकार को जिन्होंने कर्ज दिया था वह कर्जदाता जो थे वह सरकार से 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। अब फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा प्रतिदिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने में खर्च कर रही थी। अपनी फिजूल खर्ची एवं अमेरिका की सहायता के कारण अब फ्रांस पर कर्ज बढ़ गया। अपने इन्हीं कर्ज को पूरा करने के लिए उसने जनता के करों में वृद्धि की। जैसे अपने नियमित खर्चों, सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने करों में वृद्धि की। इस कर वृद्धि ने फ्रांस की क्रांति में अपनी मुख्य भूमिका अदा की। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में विभाजित था। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग, तृतीय एस्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि आते थे। प्रथम एस्टेट में जो पादरी वर्ग है
जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे ही चर्च में पादरी होते हैं। द्वितीय स्टेट में जो कुलीन वर्ग है, प्रसिद्ध या उत्तम कुल से संबंधित व्यक्ति कुलीन वर्ग में आते हैं। तृतीय स्टेट में आम जनता आती थी। इन तीनों स्टेट्स में से जो राज्य कर का भार है वह केवल तीसरे स्टेट के लोगों को ही अदा करना पड़ता था, यानी संपूर्ण राज्य कर का जो भार था वह केवल जो तीसरे स्टेट के लोग थे उन्हें ही चुकाना पड़ता था। असमान अधिकार। समाज 3 वर्गों में विभाजित था और तीनों वर्गों के लोगों में असमान अधिकार थे। प्रथम जो एस्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त थे, जबकि तीसरे वर्ग के किसानों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना पड़ता था। जो तीसरे वर्ग के जो लोग थे उन्हें अपने स्वामी के घर में एवं खेतों में काम करना पड़ता था। यहाँ तक कि उन्हें समय समय पर युद्ध के चलते सैन्य सेवाएं भी देनी पड़ती थी। इन्हें सरकारी कर के साथ कई प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर भी देने पड़ते थे। जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे उन पर राज्य कर जो थे वह तो वे चुकाते ही थे, लेकिन उन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भी थे। उनमें से 2 मुख्य कर निम्न हैं। पहला टाइथ, दूसरा टाइल। अब टाइथ और टाइल कौन से कर हैं? टाइथ जो है वह फ्रांस में चर्चों द्वारा वसूला जाने वाला धार्मिक कर। टाइल जनता द्वारा राज्य को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर। जीविका संकट। ऐसी स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं उसे जीविका संकट कहते हैं। न्यूनतम साधन रोटी, कपड़ा और मकान जब वह भी खतरे में पड़े तब जीविका संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। जीविका संकट के कारण। फर्स्ट, फ्रांस की बढ़ती जनसंख्या। फ्रांस की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। 1715 में 2.3 करोड़ से बढ़कर 1789 में 2.8 करोड़ हो गई, जिसके कारण अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। सेकंड है, मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती थी, यानी जो मजदूर है उन्हें अपनी काम करने की क्षमता के अनुसार मजदूरी नहीं मिलती थी। थर्ड है, सूखे व ओलों के प्रकोप से फसलें नष्ट हुई। उस समय अकाल के आने से फसलें नष्ट हो गई। फोर्थ है, अमीरी व गरीबी का भेदभाव और अधिक बढ़ने लगा, यानी अमीर और अमीर होने लगा और गरीब और गरीब। अब आपकी बुक में नेक्स्ट पॉइंट, जीविका संकट कैसे उत्पन्न हुआ। इसके नीचे आप एक चार्ट देखेंगे जिसमें आपके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और कुछ बॉक्स जो हैं वो आपको खाली दिखेंगे जिन्हें आपको फिल करना है। जीविका संकट, मैंने आपको जैसे पहले बताया, बढ़ते हुए राज्य कर, बढ़ती हुई जनसंख्या, अकाल, इन सब के कारण फ्रांस की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वह पूर्णतः डगमगा चुकी थी, जिनसे जीविका संकट उत्पन्न हुआ। तो उसी से संबंधित ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब आपको वो फिल करना है, ठीक है। आप नीचे बॉक्स में देखिए, पॉइंट्स देखिए, बुक के अंदर आप देखिए, आपकी बुक में जो पॉइंट्स दे रखे हैं, खाद्य दंगे, अनाभाव, मृतकों की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत, कमजोर शरीर। अब इन सब पॉइंट्स को हमें यहाँ पर उचित बॉक्स में रखना है। खराब फसल, खराब फसल से क्या हुआ? अन्न का अभाव। अन्न का अभाव हुआ तो उससे क्या हुआ? बढ़ती हुई कीमत।
बढ़ती हुई कीमतों से क्या हुआ, अब गरीब जो गुरबा था पाव रोटी नहीं खरीद पाएगा। यानी सबसे फर्स्ट पॉइंट है खराब फसल हुई, खराब फसल होने से मार्केट में अन्न का अभाव हो गया, जो अन्न आया था वह भी बड़ा महंगा हुआ और महंगा होने के कारण अब जो गरीब लोग थे वह वो पाव रोटी नहीं खरीद पा रहे थे। ठीक है, अब गरीब लोग अगर रोटी नहीं खरीद पा रहे थे तो उससे क्या हो रहा था, शरीर कमजोर हो गया। शरीर कमजोर होगा तो हमें कई बीमारियां घेर लेती है। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, महामारी आ गई। महामारी आने से क्या हुआ, मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई और यहीं से जब गरीब पाव रोटी नहीं खरीद पाएगा तो उससे खाद्य दंगे भी हुए। तो ये जो चार्ट देख रहे हो वो इस तरह से आपको फिल करना है। मैं आपको फिर एक बार बताती हूँ। खराब फसल, खराब फसल होने से क्या होगा, अन्न का अभाव, अन्न का अभाव होगा तो क्या होगा, उनकी कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, जो गरीब लोग हैं वो रोटी नहीं खरीद पाएंगे। अगर रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो वो खा भी नहीं पाएंगे और ना खाने से क्या होगा, उनका शरीर कमजोर होगा। शरीर कमजोर होगा तो क्या आएगी, महामारी, महामारी आएगी तो क्या आएगी, मृतकों की संख्या में वृद्धि और गरीब जो है वो रोटी नहीं खरीद पाएगा तो उससे क्या होगा, खाद्य दंगे। तो इस तरह आपको ये चार्ट मैंने बताया, इसी तरह आपको ये फिल करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, उभरते मध्यम वर्ग से विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना। बढ़ते कर और अकाल के कारण किसान और मजदूर लोग विद्रोह कर चुके थे। बढ़ते हुए राज्य कर और अकाल के कारण, ओलावृष्टि के कारण लोग पहले से ही बहुत परेशान थे, तो किसान और मजदूर जो लोग थे वो विद्रोह कर चुके थे, परंतु आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। विद्रोह तो उन्होंने कर दिया था पर आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए उनके पास इतना साधन नहीं था कि वो कुछ इनमें बदलाव ला सके। इसी समय तीसरे एस्टेट के समृद्ध और शिक्षित लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। जो तीसरे एस्टेट में जो समृद्ध लोग और शिक्षित लोग थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा। कहाँ से समझा? जब उन्होंने ये देखा कि अमेरिका ने अपने 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद करा लिया है, तो उनको ये लगा कि ऐसा ही समाज हमारे यहाँ भी होना चाहिए और उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को समझा और यहीं से 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। वो कौन सा वर्ग था? मध्यम वर्ग, जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। इस मध्यम वर्ग ने समुद्री व्यापार व ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन से संपत्ति अर्जित की। इस मध्यम वर्ग ने क्या किया? समुद्री व्यापार किया, जिसमें उसने कुछ वस्तुएं तो निर्यात करी और कुछ वस्तुएं उन्होंने वहाँ के जो समृद्ध लोग थे उन्होंने खरीद ली। इनसे उन्होंने क्या करा? संपत्ति अर्जित की। मध्यम वर्ग के व्यापारियों तथा पेशेवर लोगों ने आम जनता को यह समझाया कि किसी भी वर्ग के लोगों को जन्मजात विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। प्रशासनिक सेवा, जैसे अभी इंडिया में IAS, IPS, RS आदि, वकील आप सभी जानते हैं। तो ऐसे जो शिक्षित लोग थे उन्होंने क्या किया? फ्रांस की जो आम जनता थी उन्हें ये समझाया कि किसी भी वर्ग के लोगों को जन्मजात विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रथम इस एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोगों को कुछ जन्म से ही अधिकार मिले हुए थे, तो उन्होंने ये समझाया वहाँ की जनता को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए, कि जन्मजात जो विशेष अधिकार है वो नहीं होने चाहिए। उसकी जो सामाजिक हैसियत का आधार जो है वो क्या होना चाहिए? उसकी योग्यता
होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है दार्शनिकों के विचार। दार्शनिक जो बुद्धिमान लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? दार्शनिक। तो जो दार्शनिकों के विचार, तो उस समय जॉन लॉक, जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने वहाँ की जनता को स्वतंत्रता, समाज, नियम तथा समान अवसरों के आधार पर समाज की स्थापना के बारे में बताया। उस समय फ्रांस में जॉन लॉक, जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिक बुद्धिमान लोग हुए। तो उन्होंने क्या कहा? वहाँ की जनता को बताया कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए, जहाँ पर स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए अगर नियम हो तो कैसे होने चाहिए? समान नियम होने चाहिए। सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ऐसे समाज की कल्पना उन्होंने की और अपनी कल्पना के बारे में उन्होंने वहाँ की जनता को भी अवगत कराया। जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया। उस समय जो दार्शनिक लोग हुए थे, जॉन लॉक और रूसो, उन्होंने अपनी अपनी पुस्तक की रचना की, जिनमें उन्होंने फ्रांस की जनता को अपने अधिकारों से अवगत करवाया। तो जो जॉन लॉक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवीय सिद्धांत और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया। उन्होंने यह बोला कि जो राजा जो बोल रहा है कि मैं ही देवता हूँ, जो मैं बोलूँगा वही होगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा, ऐसे सिद्धांतों का खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जनता को समान अधिकार मिलने चाहिए, जनता को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। रूसो ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। रूसो ने बोला कि जनता और उसके जो प्रतिनिधि हैं, उनका जो बीच का तालमेल है वह अच्छा होना चाहिए। एक ऐसे समाज की कल्पना की। उस समय जो मॉन्टेस्क्यू एक और दार्शनिक हुए, उन्होंने अपनी रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉज में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उसको लागू करती है और न्यायपालिका जो कानून का पालन भी करवाती है और ना मानने वालों को दंड देती है। ब्रिटेन से आज़ाद हुए अमेरिका के 13 उपनिवेशों में इसी मॉडल से सरकार बनी। अमेरिका ने जो 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से जो आज़ाद करवाया था, वहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के आधार पर ही सरकार बनी। दार्शनिकों ने इन विचारों का पुस्तकों, अखबारों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया। उन्होंने क्या किया? दार्शनिक जो थे, जिन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से जो ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का जिसके आधार पर ये सरकार बनी थी अमेरिका में, उनका व्यापक प्रचार प्रसार किया। किसके माध्यम से? पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से। कॉफी हाउस व सैलून में इन विचारों पर बहस हुआ करती थी। जब भी जैसे चाय की दुकान और जो सैलून जो नाई होते हैं उनकी दुकान पर क्या होती थी, जब भी जो लोग बैठते थे तो आपस में इसी बात पर वे डिस्कस करते थे। इसी समय लुई 16 द्वारा जनता पर कर लगाए गए, जिनके विरुद्ध जनता भड़क पड़ी। और इसी समय लुई 16 ने क्या किया था? जनता पर कर लगाए, उनसे जनता का विद्रोह हो चुका था। तो यह हमारा फ्रांस की क्रांति फर्स्ट चैप्टर पूरा होता है। बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 को रीड करेंगे। ओके।